हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 14 साइकोपैथोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले प्रोजेक्टिव टेस्ट्स का मीनिंग बताना है। उसके बाद हमें अलग अलग टाइप्स जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट, पिक्चर इंटरप्रिटेशन, सेंटेंस कंप्लीशन और ड्राइंग टेस्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल्स के साथ लिखना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रोजेक्टिव टेस्ट्स एक ऐसे साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जिसमें लोगों को वेग और एम्बिग्युअस स्टिम्युलाई दिए जाते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज उनके अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स को रिवील करते हैं। ये आइडिया साइकोएनालिटिक थियरी से आया है जो अनकॉन्शियस माइंड को इंपॉर्टेंस देती है। प्रोजेक्टिव टेस्ट से हम एक इंसान की पर्सनैलिटी, इमोशंस और हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में समझ पाते हैं। स्ट्रक्चर्ड टेस्ट्स की तरह ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते बल्कि ओपन एंडेड होते हैं जिससे डीप इंसाइट्स मिलते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। प्रोजेक्टिव टेस्ट्स इस असम्पशन पर बेस्ड होते हैं कि जब एक इंसान को एम्बिग्युअस स्टिम्युलस दिया जाता है तो वो अपने अनकॉन्शियस फीलिंग्स और सोच उसमें प्रोजेक्ट करता है। हर्मन रोशैक का रोशैक इंक ब्लॉट टेस्ट इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। इनका यूज क्लिनिकल डायग्नोसिस, पर्सनालिटी असेसमेंट और हिडन कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए होता है। की फीचर्स। स्टिम्युलस वेग और ओपन एंडेड होता है। रिस्पॉन्स फ्री और नेचुरल होता है। इंटरप्रिटेशन कंटेंट और रिस्पॉन्स के स्टाइल दोनों पे डिपेंड करती है। 2. टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। A. इंक ब्लॉट टेस्ट्स। रोशैक इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें 10 इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट और कुछ कलर्ड। सब्जेक्ट को पूछा जाता है, ये क्या हो सकता है? रिस्पॉन्सेस से उनकी सोच, परसेप्शन और इमोशनल स्टेट का अंदाजा लगता है। B. पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TAT हेनरी मरी और क्रिस्टियाना मॉर्गन ने बनाया था। सब्जेक्ट को एम्बिग्युअस पिक्चर्स दिखाई जाती है और उनपे कहानी बनानी होती है। कहानी से उनके नीड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स समझ आते हैं। बच्चों के लिए चिल्ड्रंस एपर्सेप्शन टेस्ट CAT उस होता है। C. कंप्लीशन टेक्निक्स। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सब्जेक्ट को अधूरी सेंटेंसेस दिए जाते हैं जैसे मैं खुश होता हूं जब। जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उनसे उनके वैल्यूज, इमोशंस और हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स रिवील होते हैं। D. ड्राइंग टेक्निक्स। ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट। सब्जेक्ट को एक इंसान का ड्राइंग बनानी होती है। ड्राइंग की साइज, फीचर्स और स्टाइल से उसका सेल्फ इमेज और इमोशंस समझ आते हैं। हाउस ट्री पर्सन टेस्ट HTP। इसमें एक घर, एक पेड़ और एक इंसान ड्रॉ करना होता है। घर, फैमिली और होम लाइफ। पर्द, इनर स्ट्रेंथ और ग्रोथ। इंसान, सेल्फ परसेप्शन। ये टेस्ट बच्चों के इमोशनल प्रॉब्लम समझने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। 3. एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। अनकॉन्शियस थॉट्स और कॉन्फ्लिक्ट समझने का बेस्ट टूल होते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इमोशनल इश्यूज और डिफेंस मैकेनिज्म्स आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल। काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस में रैपो बिल्ड करने और क्लाइंट की रियल प्रॉब्लम समझने के लिए यूजफुल। अडल्ट्स के साथ साथ बच्चों में भी इफेक्टिव होते हैं। 4. लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। इनका इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होता है, एग्जामिनर की स्किल पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्डाइजेशन की कमी होने की वजह से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी लो होती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स जैसे MMPI से कम साइंटिफिक होते हैं। फिर भी क्वालिटेटिव इंसाइट्स के लिए ये अभी भी पॉपुलर और यूजफुल है। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि प्रोजेक्टिव टेस्ट्स एक यूनिक तरीका है जिससे साइकोलॉजिस्ट अनकॉन्शियस और हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी समझ पाते हैं। ये टेस्ट्स क्लाइंट के इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और रियल मोटिव्स रिवील करते हैं। रिलायबिलिटी के इश्यूज होने के बावजूद ये क्लिनिकल प्रैक्टिस और असेसमेंट में बहुत वैल्यूएबल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Explain school phobia and social phobia in children. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 टाइप्स के फोबिया एक्सप्लेन करने हैं।
पहले स्कूल फोबिया, स्कूल जाने का डर, को डिफाइन करके उसके कॉजेज और सिम्टम्स लिखने हैं। फिर सोशल फोबिया, सोशल सिचुएशंस का डर, को समझाना है, उसके लक्षण और रीजन्स के साथ। दोनों को क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ समझना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बच्चों में फोबियाज एक कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं जो उनकी डेली लाइफ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। स्कूल फोबिया मतलब स्कूल जाने का अत्यधिक डर, जो ज्यादातर सेपरेशन एंजाइटी या स्कूल के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से होता है। सोशल फोबिया मतलब सोशल सिचुएशंस या लोगों के सामने परफॉर्म करने का डर। यह दोनों प्रॉब्लम्स बच्चों की पढ़ाई, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स को बिगाड़ देते हैं। इन्हें समझना और सही टाइम पर ट्रीट करना बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. स्कूल फोबिया समझना। डेफिनेशन। स्कूल फोबिया एक इर्रेशनल और कंटिन्यूअस डर है स्कूल जाने का, जो लेजीनेस नहीं है बल्कि एंजाइटी का रिजल्ट है। कॉजेस। पेरेंट्स से अलग होने का डर, सेपरेशन एंजाइटी, बुलिंग, एकेडमिक प्रेशर या टीचर का स्ट्रिक्ट बिहेवियर, डिप्रेशन या जनरलाइज्ड एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स। सिम्टम्स। रोज सुबह स्कूल के टाइम पे पेट दर्द, बुखार या सिर दर्द की कंप्लेंट्स। स्कूल जाने की बात पर रोना या टैंट्रम्स करना। रेगुलर एब्सेंटीज्म की वजह से पढ़ाई में गिरावट। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा हर स्कूल के दिन पेट दर्द बताता है लेकिन हॉलिडे में बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो यह स्कूल फोबिया का साइन हो सकता है। 2. सोशल फोबिया समझना। डेफिनेशन। सोशल फोबिया एक स्ट्रांग डर है लोगों के बीच या सोशल सिचुएशंस में, जहां बच्चा जज होने या इंसल्ट होने से डरते हैं। कॉजेस। शाय टेम्परामेंट या फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जैसे रिजेक्शन, बुलिंग या कंपैरिजन, ओवर प्रोटेक्टिव या ज्यादा क्रिटिकल पेरेंटिंग। सिम्टम्स। क्लास में बोलने का डर या दूसरे बच्चों से इंटरैक्ट ना करना। ग्रुप एक्टिविटीज, पार्टीज, कॉम्पिटिशंस अवॉइड करना। शर्माना, पसीना आना, हाथ कांपना, बोलने में दिक्कत। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट करने से माना करता है क्योंकि उस लगता है कि सब हंसेंगे, तो यह सोशल फोबिया हो सकता है। 3. सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज। दोनों इर्रेशनल फियर्स हैं जो नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। दोनों से अवॉइडेंस बिहेवियर और लो कॉन्फिडेंस होता है। डिफरेंसेस। स्कूल फोबिया सिर्फ स्कूल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, सोशल फोबिया हर सोशल सेटिंग में होता है। स्कूल फोबिया मोस्टली सेपरेशन एंजाइटी से लिंक्ड है, सोशल फोबिया जजमेंट के डर से। 4. मैनेजमेंट और सपोर्ट। स्कूल फोबिया के लिए ग्रेजुअल स्कूल एक्सपोजर विद पेरेंट्स सपोर्ट, काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी, टीचर्स, पेरेंट्स और साइकोलॉजिस्ट्स का कोऑपरेशन। सोशल फोबिया के लिए CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टू चेंज नेगेटिव थॉट्स, रोल प्ले और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स और टीचर्स से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जनरल स्ट्रैटेजीज। सपोर्टिव और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना, बुलिंग और एकेडमिक प्रेशर को एड्रेस करना, सिवियर केसेस में साइकियाट्रिक हेल्प और मेडिसिन्स। कंक्लूजन। समझने वाली बात यह है कि स्कूल फोबिया और सोशल फोबिया दोनों बच्चों के लिए सीरियस एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। स्कूल फोबिया मेनली स्कूल और सेपरेशन से रिलेटेड है, जबकि सोशल फोबिया हर सोशल सिचुएशन में होता है। अगर इन्हें अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करके प्रॉपर थेरेपी और फैमिली स्कूल सपोर्ट दिया जाए, तो बच्चे इन्हें ओवरकम करके हेल्दी और कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Describe the prevention and treatment of intellectual disability. Mental retardation. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी मेंटल रिटार्डेशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे मैटरनल केयर, न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, और अगर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोनों चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चाइल्ड का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडैप्टिव बिहेवियर नॉर्मल से बहुत कम होता है। पहले इसे मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था। यह यूजुअली 18 साल की एज से पहले दिखती है। इसमें लर्निंग, रीजनिंग और डेली लाइफ स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। प्रिवेंशन का मतलब है इसको होने से बचाना, और ट्रीटमेंट का मतलब है अफेक्टेड पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। आइए अब हम इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को समझना।
डेफिनेशन: AAIDD के हिसाब से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडैप्टिव बिहेवियर। कॉजेस: जेनेटिक, डाउन सिंड्रोम, फ्रैजाइल एक्स, प्रीनेटल, इन्फेक्शन, malnutrition, alcohol abuse, perinatal, birth trauma, low birth weight, और postnatal, head injury, infections। इम्पैक्ट: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल लाइफ सब पे अफेक्ट होता है। 2. प्रिवेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ए. प्राइमरी प्रिवेंशन: प्रेगनेंसी के दौरान हेल्थ का ध्यान रखना। प्रॉपर न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स, आयरन, फॉलिक एसिड। इन्फेक्शंस जैसे रूबेला से बचाव के लिए वैक्सीनेशन। ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करना। जेनेटिक काउंसलिंग। बी. सेकेंडरी प्रिवेंशन: अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग जैसे थायराइड टेस्ट, PKU टेस्ट। अगर सीजर या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो तो टाइमली ट्रीटमेंट। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स। सी. टर्शरी प्रिवेंशन: जब डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस को कम करना। अर्ली स्टिम्युलेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। पेरेंट ट्रेनिंग और सपोर्टिव एजुकेशन सिस्टम। 3. ट्रीटमेंट अप्रोचेस। ए. मेडिकल एंड बायोलॉजिकल: एपिलेप्सी या सेंसरी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्मोन थेरेपी। PKU में लो फिनाइलएलानिन डाइट। बी. साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल: बिहेवियर थेरेपी से सेल्फ केयर और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना। स्पेशल एजुकेशन जो प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करे। स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर डेली लाइफ इंडिपेंडेंस। सी. सोशल एंड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन: वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे टेलरिंग, कारपेंट्री, कंप्यूटर स्किल्स। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, CBR प्रोग्राम्स। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें ID स्टूडेंट्स को नॉर्मल स्कूल में सपोर्ट के साथ पढ़ाया जाता है। 4. फैमिली और कम्युनिटी की रोल। पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स ताकि स्टिग्मा कम हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे जॉब रिजर्वेशन, फाइनेंशियल एड और इंक्लूसिव एजुकेशन स्कीम्स। कंक्लूजन: इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी केयर, वैक्सीनेशन और अर्ली डिटेक्शन सबसे जरूरी है। ट्रीटमेंट में मेडिकल, एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस मिलकर काम करते हैं। फैमिली और सोसाइटी का सपोर्ट भी उतना हाई इंपॉर्टेंट है। अगर सही सपोर्ट और ट्रेनिंग मिले तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग भी इंडिपेंडेंट और प्रोडक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 8. Explain the symptoms and causes of anorexia nervosa. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बताना है। सबसे पहले इसका मतलब समझाना है, फिर इसके सिम्टम्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल लिखने हैं। उसके बाद हमें कॉजेस, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल एक्सप्लेन करने हैं जो इस डिसऑर्डर को जन्म देते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को वेट बढ़ने का एक्सट्रीम डर होता है और अपना बॉडी इमेज डिस्टॉर्टेड लगता है। ऐसे लोग खाना बहुत कम कर देते हैं या एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं ताकि पतले रहे। यह प्रॉब्लम सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि माइंड को भी अफेक्ट करती है। साइकोलॉजी में इसे ईटिंग डिसऑर्डर कैटेगरी में स्टडी किया जाता है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सभी फैक्टर्स होते हैं। मेन बॉडी। ए. सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिजिकल सिम्टम्स: बहुत ज्यादा वेट लॉस और नॉर्मल वेट मेंटेन ना कर पाना, थकान, चक्कर आना और फैंट होना ड्यू टू न्यूट्रिशन की कमी। महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन बैंड हो जाना, अमेनोरिया। स्किन ड्राई हो जाना, बाल टूटना और बॉडी पे पतले बाल, लैनुगो आ जाना। ब्लड प्रेशर कम हो जाना और ठंड से ज्यादा सेंसिटिवनेस। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स: वेट बढ़ने का एक्सट्रीम डर, चाहे पेशेंट ऑलरेडी अंडरवेट हो। बॉडी इमेज डिस्टॉर्टेड लगना, अपने आप को मोटा देखना चाहे बहुत पतले हो। फूड, कैलोरीज और डाइट के ऊपर ऑब्सेशन। एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम। बिहेवियरल सिम्टम्स: खाना रिस्ट्रिक्ट करना, मील स्किप करना या बहुत छोटी क्वांटिटी खाना। एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, चाहे बॉडी वीक हो। सोशल आइसोलेशन, फूड रिलेटेड गैदरिंग्स अवॉइड करना। ईटिंग रिचुअल्स जैसे खाने को छोटे पीसेस में कट करना। ये सब सिम्टम्स दिखाते हैं कि एनोरेक्सिया सिर्फ ईटिंग का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है जिसमें कंट्रोल और फियर डोमिनेट करते हैं। बी. कॉजेज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जेनेटिक रिस्क: अगर फैमिली में ईटिंग डिसऑर्डर है तो चांस ज्यादा होता है।
न्यूरोकेमिकल्स, सेरोटोनिन और डोपामीन का इम्बैलेंस जो मूड और एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपोथैलेमस के सिग्नल्स डिस्टर्ब होने से हंगर सिग्नल्स गलत हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, परफेक्शनिज्म, ऑब्सेसिव थिंकिंग और कंट्रोल की ज्यादा नीड। लो सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ वर्थ को सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे जज करना। ट्रॉमा, स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा या बुलिंग की वजह से एनोरेक्सिक बिहेवियर स्टार्ट हो सकता है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, मीडिया इन्फ्लुएंस, मूवीज, फैशन और सोशल मीडिया पर थिननेस को ब्यूटी और सक्सेस से लिंक करना। फैमिली, पीयर प्रेशर, कांस्टेंट कमेंट्स या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। कल्चरल वैल्यूज, कुछ सोसाइटीज में स्लिम बॉडी को ही आइडियल माना जाता है। केस एग्जाम्पल, मान लीजिए एक टीनेज गर्ल सोशल मीडिया पर मॉडल्स को देखकर अपने आप को कंपेयर करती है। धीरे धीरे वो डाइटिंग स्टार्ट करती है, खाना रिस्ट्रिक्ट करती है और एनोरेक्सिया डेवलप कर लेती है। उसका बॉडी वीक हो जाता है, लेकिन माइंड में अभी भी उससे लगता है कि वो मोटी है। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स मिलकर डिसऑर्डर को कैसे डेवलप करते हैं। कंक्लूजन, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक सीरियस और कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जो बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करता है। इसके कॉजेज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स से जुड़े होते हैं। सिम्टम्स को जल्दी पहचानना और उन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो सके। मेरे हिसाब से अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सपोर्टिव थेरेपी आज के यूथ में इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।